हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है सुदीप्त कुंडू, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पार्थ सारथी एजुकेशन सर्विसेज। आप सभी का पार्थ सारथी एजुकेशन सर्विसेज के चैनल पे दोबारा स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम लोग 10th बोर्ड्स की बात करें तो। इस चैप्टर से थियोरी और न्यूमेरिकल दोनों का ही अच्छा खासा वेटेज आता है। अगर आप इस पूरे के पूरे वीडियो जर्नी में हमारे साथ रहे तो आपको थियोरी और न्यूमेरिकल दोनों के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस वीडियो सीरीज के द्वारा मैं सब कुछ कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे चैप्टर को, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिजिक्स के बारे में जब भी हम लोग बात करें तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर में हमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे जिससे कि हमारी कंसेप्ट की क्लियरिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड जो दूसरा पार्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमें जो 10th स्टैंडर्ड में सिलेबस में दिया हुआ है वो एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के जरिए, लेकिन ये मेनली आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगा। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब? जब हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जेस व्हेन वी कंसीडर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक्स ये शब्द आता है स्टैटिक से। स्टैटिक का मतलब डज नॉट मूव। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और यहाँ पे या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो ऑफ चार्जेस भी कह लीजिए। और यहाँ पे जो है ये जो चार्जेस है, चार्जेस आर स्टेशनरी। इसका मतलब चार्जेस डू नॉट मूव या चार्जेस एट रेस्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इलेक्ट्रॉन्स जिसकी फ्लो होने की बात कर रहे हैं, ये हमने तो ऐसे कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर हम लोग बात करें 9th स्टैंडर्ड की, 9th स्टैंडर्ड में हमें एटम के बारे में ऐसा बताया गया था कि एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में ऐसा न्यूक्लियस होता है, उसके बाद इसके चारों तरफ से ऐसे रिंग्स होते हैं और इन रिंग्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिवॉल्व करते रहते हैं। हमने तो इसको रिवॉल्व करते हुए पढ़ा था, यहाँ पे तो फ्लो होने की बात हो रही है। क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं? जी नहीं, द आंसर इज नो, नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू फ्लो। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू फ्लो? इफ वी से वी हैव टेकन सोडियम, सोडियम का नंबर इज 11 और इसका कन्फिग्रेशन इज 2,8,1। अगर मैं इस 2,8,1 को बनाऊं तो पहले रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे वाले रिंग में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी के लिए इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये कि ये अपना जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकाल देगा, डोनेट कर देगा, और डोनेट करते ही इसका ये शेल गायब हो जाएगा और शेल गायब होते ही इसके आउटर मोस्ट में बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन और इस तरीके से हो जाएगा सोडियम स्टेबल। ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसका मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इसके साथ क्या होगा? जब ये सोडियम 11 था, इसका मतलब ये कि इसके अंदर प्रोटॉन्स 11 थे और इलेक्ट्रॉन्स भी ओरिजिनली 11 थे और टोटल चार्ज निकल के आ रहा था इसके ऊपर 0। बट जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स बच गए 10 और ये बन गया +1, क्योंकि +11 - 10 बिकम्स +1। इस तरीके से हमारा जो सोडियम है उसके ऊपर 1 चार्ज आने के कारण ये बन गया Na+। इसका मतलब ये कि इस Na+ के बनने के समय इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ वही बाहर निकले, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहीं नहीं गए।
इसका मतलब सेकेंड रिंग के, ये फर्स्ट रिंग के सेकेंड रिंग के दोनों के जो ये 2 और 8 है, ये तो अभी भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको अब कहेंगे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही फ्लो कर सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो इस सब्सटेंस के ऊपर, जैसे सोडियम, इस सब्सटेंस के ऊपर आ जाता है चार्ज, इसीलिए हम लोग इसको फ्लो ऑफ चार्जेस भी कह देते हैं। इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस क्या है। ये है कि किसी भी मेटल को स्टेबल होने के लिए अपने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़ते हैं। जब कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस डोनेशन वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी के वजह से उस मेटल के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा चार्ज आ जाता है, और ये चार्ज आने के बाद हम बोलते हैं कि ये चार्जेस फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना। ये तो मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करवा दी, जहां पे हमने ये देखा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, ये जब फ्लो करने लगेगा तो उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, हमने बाहर इलेक्ट्रॉन को निकलते तो देखा, लेकिन ये फ्लो कैसे करेगा? जैसे पानी फ्लो करता है कहीं से, ये फ्लो कैसे करेगा? तो उसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल आपको ये समझना था कि चार्जेस के क्या मतलब है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए, इस इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की वजह से हमारा जो सब्सटेंस है वो अब चार्ज पार्टिकल बन गया, जैसे Na+। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। अब ये फ्लो कैसे करेगा वो हम लोग समय के साथ साथ समझेंगे। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम ले लूँ, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, क्योंकि ये होता है 2,8,2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि आयरन जो है वो Fe2+ या तो Fe3+ होता है, मतलब ये 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है। कॉपर की बात करूँ तो कॉपर जो है, कॉपर का प्लस होता है या तो Cu2+ होता है, तो या तो 1 या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये लोग बाहर निकाल रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनकर ये फ्लो करके, फ्लो ऑफ चार्जेस करके इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। दैट इज व्हाई as metals have the ability to release electrons and create this free electrons, when this free electrons will start flowing, it will generate electricity. That is why metals are considered to be good conductors of electricity. Why? Because metals have the ability to donate their electrons, and thus free electrons will be present, and these electrons when they travel from one place to another, it generates our electric current. ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। यहाँ बोला चार्जेस आर स्टेशनरी। अब ये चार्जेस क्या थे? ये चार्जेस थे वही इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये चार्जेस फ्लो नहीं करने वाले। यहाँ पे अगर फ्लो करेंगे तो करंट जनरेट होगा, अगर वो फ्लो ना करके एक ही जगह पे स्टेशनरी रहे तो क्या होगा? तो यहाँ पे अब हमें समझना है कि इफ चार्जेस आर स्टेशनरी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सब ये बात समझिए, दुनिया में कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एक कोम, कंघी, ठीक है ना, जिससे हम बाल बनाते हैं, वैसे मैंने एक ले लिया कोम। अब इस कोम का नेचर क्या होगा? इस कोम का नेचर ओरिजिनली रहेगा न्यूट्रल। क्या मतलब इसका ये मतलब कि इस कोम के अंदर फिलहाल जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव सब्सटेंसेस भी है। तो पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अगर मान लेते हैं ऐसा कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर 5 प्रोटॉन्स भी होंगे। कहीं ना कहीं ऐसे रैंडमली ऐसे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हमेशा सेम होंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 प्रोटॉन्स मिलाकर ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कोम लिया और कोम के साथ मैंने ये देखा कि इसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर क्वांटिटी में है, इसीलिए टोटल चार्ज 0 है और इसीलिए हमने इसको कहा कि ये न्यूट्रल है। ठीक है ना। अब कोम के अगर हम लोग, ये एक प्लास्टिक का कोम है, अगर हम एक प्लास्टिक के कोम की बात करें तो प्लास्टिक के कोम का जो एटॉमिक साइज होता है एक एक एटम का, वो काफी छोटा होता है। इसका मतलब ये कि इनकी एटॉमिक रेडियस बहुत कम होगी
और एटॉमिक रेडियस कम होने के कारण बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो उसको इजीली अट्रैक्ट करके अपने पास पकड़ के रख पाएगा। इसका मतलब इट हैज द टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड समवेयर। फिलहाल तो क्या है, ये न्यूट्रल है, लेकिन मैंने कहा कि इसके अंदर एक एक एटम जो है उनकी साइज बहुत छोटी होती है। छोटी होने के कारण इनके बीच का जो सेंटर से प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसीलिए अगर कोई आउटसाइड सोर्सेस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को ये पकड़ के अपने पास रख सकता है। ऐसी एबिलिटी कोम के पास है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एक ह्यूमन हेयर की, तो मान लीजिए हम यहाँ पे इस ह्यूमन हेयर की बात कर रहे हैं, ये बालों की बात कर रहे हैं, तो बाल भी जो है ये स्टार्टिंग में होंगे न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इसके पास भी जितने पॉजिटिव्स है उतने ही इसके पास नेगेटिव्स भी होंगे। तो मान लीजिए कि इसके पास 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए ये अभी फिलहाल क्या है, न्यूट्रल है। इसके पास 5 प्रोटॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके पास 3 प्रोटॉन्स है और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फिलहाल क्या है, 0 है। ठीक है, मतलब न्यूट्रल है। अब अगर हम लोग हेयर की बात करें, पहले हमने बात की थी कोम की, अब अगर हम लोग हेयर की बात करें तो हेयर के साथ ऐसा है कि हेयर के एक एक एटम कंपैरेटिवली साइज में काफी बड़े होते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है इसको पकड़ के रखना इसके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज हैविंग दिस एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। ये अपना इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंटली डोनेट कर देना चाहता है। सो अब फिलहाल जो है ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। सो फिलहाल अब हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसकी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है, ये सब नहीं देख पा रहे। फिलहाल ये क्या क्या है, न्यूट्रल है। सो अगर मुझे इन न्यूट्रल सब्सटेंसेस को चार्ज करना है, अगर मुझे इन न्यूट्रल सब्सटेंसेस को चार्ज करना है, आई वॉन्ट टू मेक दिस अ चार्ज ऑब्जेक्ट, मुझे इन ऑब्जेक्ट को एक चार्ज बॉडी बनानी है जो कि फिलहाल न्यूट्रल है। तो चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, मोबाइल के चार्जर के साथ कनेक्ट कर देंगे बालों को, ऐसे यहाँ पे प्लग इन करके ऐसे घुसा देंगे, ऐसा नहीं, यू कैन नॉट डू सो। ठीक है ना, तो फिर ओम को लेकर हम लोग कहीं स्विच के अंदर डाल देंगे कि उसके अंदर करंट आ जाए और वो चार्ज हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इस कोम को हम लोग इस बाल के ऊपर इस तरीके से रगड़ सकते हैं। इफ वी रब दिस कोम ओवर दिस हेयर, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ फ्रिक्शन। क्या क्रिएट हो जाएगा, फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। जब ये फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो उस फ्रिक्शन के चलते ऐसा हो जाता है कि उस फ्रिक्शन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि लूजली हेल्ड थे, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो बाल है उसके एटम बहुत ही बड़े होते हैं, इसीलिए इसके पास जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है दे आर क्वाइट लूजली हेल्ड। अब ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर चले जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया उसको यहाँ पे ये कोम जो है ये इजीली अपने पास ले सकता है, बिकॉज इसका साइज छोटा है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि कोम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन्स जो है वो तो उतने ही रहेंगे, बट 3 में से इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स खो दिए, तो अभी इसके पास फिलहाल 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। इसका मतलब +3 एंड -1 विल बिकम +2। इसका मतलब अभी हमारा जो हेयर है ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है ना। अभी ये जो हेयर है, क्योंकि इसके 3 प्रोटॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, और इसीलिए 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल चार्ज बचा 2। हेंस आई विल से कि दिस इज नाउ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ऑन द अदर हैंड इस कोम ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक्सेप्ट कर लिए होंगे जो यहाँ से इसके अंदर ट्रांसफर हो गए इस कोम के अंदर, इस कोम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा, और क्योंकि यहाँ पे इसका एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा है इसीलिए उसको इजीली पकड़ पाया होगा, है ना। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पुराने इसमें 5 थे अब नए इसमें हमें दिखेंगे 7 हो गए, तो 5 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल मेक इट -2। इसका मतलब कोम जो है अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। अब ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और कोम जो है हमारा एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। सो आई होप आपको कोम
और बालों के बीच में जब हम लोग इसको रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की अदला बदली होती है वो समझ में आया होगा. नाउ अंडरस्टैंड दैट कि लेट्स से आई टेक अ टेबल लाइक दिस. ऑन दिस टेबल आई हैव पुट सर्टन पीसेस ऑफ पेपर. मैंने ऐसे कुछ पेपर्स डाल दिए, ठीक है ना. एंड नाउ टेकिंग दिस comb in my hand, which is already now negatively charged. ठीक है, ये जो कोम है मेरे हाथ में, ये अभी फिलहाल नेगेटिवली चार्ज्ड है. आई टेक इट क्लोजर टू द बिट्स ऑफ पेपर विच आई हैव केप्ट ऑन द डेस्क. इस डेस्क के ऊपर मैंने ये जो बिट्स ऑफ पेपर्स रखे हैं, मैं इस नेगेटिवली चार्ज कोम को उसके पास लेकर आता हूँ. जब मैं इन कोम को इन पेपर के पास ले आऊंगा तो उस टाइम पे मुझे क्या दिखेगा उसको चलिए समझते हैं. सो मुझे ऐसा दिखेगा कि जो मेरा पेपर है जो कि अभी डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, आई एम जूमिंग इट नाउ. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. ये एक एक पेपर, बिट्स ऑफ पेपर जो यहाँ पे था, ये एक एक पेपर, इसके अंदर भी फिलहाल पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर बराबर क्वांटिटी में होगा. मतलब मान लीजिए ये पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव, ये इधर नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव, ये इधर पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव. सो अभी इसके पास 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है ना. इसके पास भी मान लीजिए 5 है, 1 2 3 4 5. इसी बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे लगे हुए हैं. सो इसके अंदर अभी फिलहाल पॉजिटिव नेगेटिव बराबर बराबर क्वांटिटी में, इसका मतलब ये न्यूट्रल है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन आई टेक दिस कोम व्हिच इज ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है, ये जो कोम है जो कि ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, इसको अगर मैं पास ले आऊँ तो देन व्हाट हैपेंस इज बिकॉज दिस नेगेटिव विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव्स, देन वी विल सी दैट कि ये पेपर के सारे पॉजिटिव एक तरफ अलाइन हो जाएंगे और सारे के सारे नेगेटिव दूसरी तरफ अलाइन हो जाएंगे. अगर मैं इसको इसके पास ले जाता तो यहाँ पे मेरे को सारे के सारे पॉजिटिव इस तरफ नजर आते, इसमें 5 थे, और सारे के सारे नेगेटिव मुझे ऐसे नीचे अलाइन होते हुए दिख जाएंगे. तो इस तरीके से जब हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को दूसरे न्यूट्रल पार्टिकल के सामने ले आते हैं तो उस न्यूट्रल पार्टिकल के अंदर भी कुछ चेंजेस हमें दिखाई देती है. इसको कहते हैं इंडक्शन. ठीक है ना. यहाँ पे जो हमने इस कोम को हेयर पे रगड़ा था, इस कोम को हेयर पे रगड़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का एक्सचेंज हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ था यहाँ से यहाँ पे, इसको हमने देखा था फ्रिक्शन के कारण हुआ था. So one of the way to charge a particle is by creating a friction. Other way is creating induction. यहाँ पे था फ्रिक्शन, यहाँ पे है इंडक्शन. इंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल को हम एक न्यूट्रल पार्टिकल के सामने ले आते हैं. इस न्यूट्रल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उनमें से जो भी हमारा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का चार्ज होगा जैसे नेगेटिव, तो उसका ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे उसके तरफ आ जाएगा. तो ये सारे के सारे पॉजिटिव इस तरफ अलाइन हो गए, सारे नेगेटिव इधर अलाइन हो गए. Now, as this negative particle will attract this positive, hence we will see this bits of paper going up and sticking to the comb. So, आपने बचपन में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे. आपने जैसे एक स्केल लिया होगा, फिर पेंसिल को शार्प करके उसके जो आपके वेस्ट बचते हैं, उस वेस्ट को आपने जो है स्केल को ऐसे सर पे रगड़ के उठाया होगा. तो आपने जाने अनजाने में यही चीज की थी. सो यहाँ पे हमारे ये जो पार्टिकल्स है ये कहीं फ्लो नहीं कर रहे हैं. दे आर जस्ट स्टेशनरी ओवर हियर. ये यहाँ पे स्टेशनरी है, ये नीचे स्टेशनरी है. ठीक है ना. सो यहाँ पे ये जो हमारे चार्जेस है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव है, ये सारे के सारे एक जगह पे स्टेशनरी होते हैं, ये कहीं पे फ्लो नहीं करते. इसको हम लोग यहाँ से वहां से यहाँ कर सकते हैं, लेकिन दे विल नॉट कंटिन्यूसली फ्लो. जैसे हम लोग जब घर में वायर्स कनेक्ट करते हैं, कॉपर का, सिल्वर का, अलग अलग मेटल्स के जो हम लोग वायर्स बनाते हैं, उन वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं. यहाँ पे ऐसा कंटिन्यूस फ्लो नहीं देखने को मिलता. यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपने इस चार्ज पार्टिकल को इसके सामने रखा तो ये एक तरफ सारे के सारे अलाइन हो गए, दूसरे तरफ दूसरे वाले चार्जेस अलाइन हो गए, सारे के सारे स्टेबल है, एक जगह पे खड़े हैं और स्टेशनरी है. ठीक है ना. तो स्टेशनरी चार्जेस जब एक दूसरे के ऑपोजिट में साथ में आ जाते हैं तो ये एक दूसरे को स्टिक कर जाते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. सो ये जो बिट्स ऑफ पेपर है ये मेरे कोम को क्यों जाके स्टिक हो गया, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
attraction। आई बात समझ में? सो आई होप आपको ये समझ में आया कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस ये होते हैं जो हमारे एक्सेस में, ये नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस जब एक्सेस में हो जाते हैं उसके कारण हमारे पास कुछ चार्ज पार्टिकल्स आते हैं। जैसे हमने बात की थी कोम की, इस कोम ने इस हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लिया था। इलेक्ट्रॉन्स को जब ये अपने पास खींचेगा तो जो उसके पास पहले से थे उसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो ये ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसके पास जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव थे, तो कुछ नेगेटिव अगर इसने खो दिए तो खुद जो है अब अपने इलेक्ट्रॉन्स खोने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनेगा और ये बाहर से इलेक्ट्रॉन्स खींचने के कारण नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनेगा। और जिसके पास बराबर बराबर क्वांटिटी में पहले से चीजें होंगे वो कहलाएगा न्यूट्रल। सो अभी तक का कंक्लूजन ये है कि कोई भी सब्सटेंस पहले से न्यूट्रल ही होता है। उसके अंदर चार्जेस जनरेट करने के लिए आपको या तो फ्रिक्शन क्रिएट करना है या तो आपको ऐसे इंड्यूस करके इसको अपने तरफ खींचना है, और ये जो अपने तरफ ये खींचेगा इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई बात समझ में? सो आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में थोड़ा आइडिया आ गया और करंट के बारे में भी ये आइडिया आ गया कि यही इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये सारे जो डोनेट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, यही इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं फ्लो करवा दूंगा तो फ्लो करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहां तक मैं क्लियर हूं। अब मैं इसके आगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बताऊंगा। ठीक है ना? सो नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो चार्जेस है इसके बारे में अभी हमें समझ में आया कि चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं जैसे अभी हमने पॉजिटिव देखा हेयर में, और नेगेटिव भी हो सकते हैं जैसे अभी हमने देखा कोम में। ठीक है ना? सो ये जो चार्जेस है अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। We are going to see the properties of charges. So properties of charges में सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि charges can be positive और नेगेटिव। चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव हमने एग्जांपल देखा था हेयर का, नेगेटिव हमने एग्जांपल देखा था कोम का। ठीक है ना? दूसरा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि हमारे पास जो बिट्स ऑफ पेपर थे उसके पॉजिटिव सारे एक तरफ अलाइन हो गए थे। जब हमारा कोम जो कि नेगेटिवली चार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हमारे पेपर के पास आ गया था, तो उस टाइम पे सारे पॉजिटिव इससे अट्रैक्ट हो गए थे, सारे नेगेटिव इससे दूर भाग गए थे। क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव रिपेल हो जाएगा, दूर भाग जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस दैट कि चार्जेस कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंड, चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर and unlike charges attract each other whereas like charges repel each other. So unlike attract, like repel. ठीक है? third is charges are additive in nature. अब इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है जैसे कि हमने यहाँ पे सोडियम का कैलकुलेशन समझा था, सोडियम का नंबर इज 11, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे 11 प्लस और इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11 माइनस। अब 11 प्लस 11 माइनस टोटल चार्ज हो गया था 0। ये 0 कैसे हुआ? हमने यहाँ पे क्या किया था जिससे वो 0 हुआ? हमने ऑपरेशन ये किया होगा कि यहाँ पे हमारे पास प्लस 11 था, फिर हमने यहाँ पे प्लस किया होगा, एडिशन किया होगा इन दोनों का, और फिर यहाँ पे लगाया होगा माइनस 11। अब यहाँ पे ये प्लस 11 माइनस प्लस माइनस 11 कुल मिला के हो गया हमारा आंसर 0। अब
यहाँ पे मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, एडिशन परफॉर्म किया। अब अगर मैं यहाँ पे एडिशन के बदले सब्सट्रैक्शन करता तो फिर यहाँ पे होता +11 देन माइनस ऑफ -11, तो फिर इधर होता +11 फिर माइनस माइनस +11 और ये आ जाता +22। सो क्या हमारा आंसर +22 है? नहीं, हमारा आंसर तो 0 है। इसका मतलब मैंने क्या किया है, एडिशन किया है। हेंस आई कैन से दैट कि चार्जेस आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। इसीलिए हम लोग ने क्या कहा कि कोई भी सब्सटेंस पहले से क्या होता है, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, सो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके टोटल वैल्यू बना देती है 0। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमने प्लस और माइनस को क्या किया है, एडिशन किया है, सब्सट्रैक्शन थोड़ी ना किया है। इसका मतलब दे आर एडिटिव इन नेचर, उनको हमेशा ऐड किए जाते हैं। सो ये हो गई 3 प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास 2 चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है मेरा कोम जो कि फिलहाल नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब ये इसके अंदर पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है, मान लेते हैं कोई भी एक सब्सटेंस। सो अगर ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इन चार्ज बॉडी के बीच की जो दूरी है ये तय करेगी कि इनके बीच में कितना अट्रैक्शन होगा, कितना अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। अगर मैं इनको काफी दूर रख दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे इतना दूर रख दूं, क्या इनके बीच में अभी अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इनकी दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की अगर दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन बिटवीन देम, है ना। सो ऐसा कुछ आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा 9th क्लास में। 9th क्लास में हमने देखा था कि अगर हमारे पास 2 मासेस है, जैसे मान लीजिए m1 और यहाँ पे m2, और इनके बीच की सर्टन दूरी है लेट्स से r, तो हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा था g। अभी फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे हमारे पास मासेस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज बॉडी है। सो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, दूसरे तरफ हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन। बट ये कितनी दूरी पे है ये भी मैटर करता है, तो इसको हमने लिख दिया R। सो अब इनके बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू अगेन द सेम कंसेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस Q1 Q2, ठीक है, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ग्रेविटी जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे m1 m2 के बदले Q1 Q2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे अब मासेस नहीं चार्जेस है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं K। अब ये जो K है, इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो K की वैल्यू निकल के आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज है, ये चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। सो यहाँ पे हमारे K की वैल्यू निकल के आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आप ग्रेविटेशनल के हिसाब से चलेंगे तो ग्रेविटेशन में हमने देखा था जो हमारा G का वैल्यू था वो था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था, kg स्क्वायर था, लेकिन वहां पे मासेस थे। अब यहाँ पे चार्जेस है इसीलिए इधर कूलम स्क्वायर आ गया। ये पार्ट तो सेम ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये जो E वाला जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन, एंड ये जो नॉट 0 लिखा हुआ है दिस इज नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करने से K की वैल्यू इतनी आ जाती है। इसका मतलब ये वैल्यू इधर ऐड मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू ये वैल्यू इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से आप कभी भी किसी भी 2 सब्सटेंसेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। तो दिस इज द
Fourth property of charges, there is a force of attraction, electrostatic force of attraction. सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी चीज़ें कि यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है ना ये 10th स्टैंडर्ड में हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, इसीलिए मैंने अभी आपको बता दिया कि k q1 q2 अपन r स्क्वायर में यहाँ पे ये वैल्यू डालनी है। आपको पता होना चाहिए इधर कितना चार्ज है, इधर कितना चार्ज है और दोनों के बीच का रेडियस कितना है। अगर इतना आपने जान लिया तो आपका फोर्स निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो 12th का वेट क्यों करें, जो चीज हम 10th में पढ़ सकते पढ़ लेंगे। सो आई होप ये समझ में आ गया। तो ये जो कंसेप्ट अभी हमने ये वाला देखा, दिस विल कम टू यू इन 12th स्टैंडर्ड। सो द बेसिक्स यू शुड अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। सो आई होप आपको ये 4 प्रॉपर्टीज अब तक समझ में आ गई होंगी। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि द चार्जेस आर क्वांटिसाइज्ड। चार्जेस जो है ये क्वांटिसाइज्ड होते। क्या मतलब है इसका? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे ये बोला कि जो टोटल चार्ज होगा Q, इट विल बी अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनटू द चार्ज प्रेजेंट इन वन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अब आप समझिए, हमने देखा था कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस ये हो रहे थे कि जैसे हमारा सोडियम है, ये सोडियम अपने आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक वायर है विच इज मेड अप ऑफ सोडियम, बन नहीं सकता बट सिर्फ अभी फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के हिसाब से मानिए ये वायर जो है मेरा सोडियम एटम से बना हुआ है। तो इस वायर के अंदर तो ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे ना। इसका मतलब बहुत सारे एटम्स ने मिलाकर ऐसे बहुत सारे 1 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए होंगे। सो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास जितने एटम्स उतने मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे होंगे। अब इसका मतलब मेरा जो टोटल चार्ज बनकर आएगा वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इन सारे एटम से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इनटू एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो। सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे को पता चल जाएगा कि इस वायर के अंदर टोटल चार्ज कितना है। आई बात समझ में? यहाँ पे जो E है, ये E मतलब ये है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Q इज इक्वल टू NE में E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन विल हैव -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ऐसे ही अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। लेकिन ये पॉजिटिव होगा बिकॉज ये प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दोनों के चार्जेस सेम होते हैं, सिर्फ यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तभी अगर मेरे किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर अगर 3 प्रोटॉन्स है और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्योंकि इनकी सबकी दोनों की चार्जेस सेम है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव है, इसीलिए कैंसिल आउट करके हो जाती है टोटल 0। आई होप आपको समझ में आया। लेकिन बाहर कौन निकल रहा है? प्रोटॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसका मतलब ये कि मेरे को जब यहाँ पे टोटल चार्ज गिनने की बारी आएगी तो मेरे को वहां पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मतलब होगा, प्रोटॉन के चार्ज से मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव मी द टोटल चार्ज विच इज देयर इनसाइड माय वायर। तो इस वायर के अंदर अगर ये सोडियम का वायर है तो एक एटम नहीं, बहुत सारे ढेर सारे एटम्स होंगे और हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो टोटल चार्ज है उस चार्ज को मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस n की, अब ये n क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। क्या कभी आपने सुना है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल से 3.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये 3 निकले और एक आधा रह गया? ऐसा हो सकता है क्या? कैन आई हैव लाइक दिस कि कोई आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया? नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि 4.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, 5.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया? नहीं हो सकता।
क्या ऐसा हो सकता है कि -2 इलेक्ट्रॉन निकल गए? अगर निकल रहेगा तो एटलीस्ट 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, ऐसे आधा इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, है ना? और ऐसे माइनस में इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? निकलेगा तो या तो नहीं निकलेगा तो 0, या तो निकलेगा तो 1 निकले, 2 निकले, 3 निकले, पॉजिटिव ही निकलेगा ना। इसका मतलब ये n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? ये n की वैल्यूज 0 हो सकती है क्या? यस, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टेबल है, जैसे अगर हम बात करें हीलियम की, नियॉन की, आर्गॉन की, ये ऑलरेडी स्टेबल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं देने पे उनका जो n है वो तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब 0 तो हो सकता है, कोई 1 देगा, जैसे सोडियम 1 देता है, मैग्नीशियम 2 देते हैं, कैल्शियम 3 देते हैं, नहीं सॉरी एल्यूमिनियम 3 देते हैं, ठीक है ना। सो इस तरीके से जो है, इस तरीके से वी कैन से दैट कि Q की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हो सकती है। इसका मतलब इट कैन बी 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब क्या? 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब होता है होल नंबर्स। इसका मतलब Q इज इक्वल टू एनी में जो n की वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है एक होल नंबर। इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शनल नंबर, ये जो है 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते, एंड ऑल्सो इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, -1, -2, -3 नहीं हो सकते। आई होप आपको ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या 5 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस समझ में आ गए। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। चार्जेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, unlike charges attract each other whereas like charges will repel each other, charges are additive in nature, ये हमेशा ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स पढ़ा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें हमारे K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और लास्ट में पढ़ा कि चार्जेस आर क्वांटिसाइज्ड, विच मीन्स कि टोटल चार्ज जो होगा, ये टोटल चार्ज हमारा क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे n इंटू ई के ऊपर डिपेंड करेगा। ई जो है इसका चार्ज है हमारा 1.6 × 10⁻19 कूलम, और ये जब 1.6 × 10⁻19 कूलम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे तब हमारा टोटल चार्ज निकल कर आएगा। तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए बोला क्वांटिसाइज्ड, ठीक है। सो दिस आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज स्ट्रॉन्गर? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है? इज ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मोर स्ट्रॉन्गर? ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको पहले लॉजिकल तरीके से देता हूं और उसके बाद मैथमेटिकली बताऊंगा, ठीक है। लॉजिकल तरीके से अगर हम देखें तो देखिए, अगर मान लो मेरे पास एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर, देखिए ये मेरे पास एक टेबल, इस टेबल के ऊपर मैं जो है अपने हाथ से ऐसे कुछ बिट्स ऑफ पेपर गिरा रहा हूं। अगर मैं अपने हाथ से ऐसे बिट्स ऑफ पेपर टेबल पे गिरा रहा हूं, इसका मतलब ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये कि जब मैं अपने टेबल के ऊपर इस बिट्स ऑफ पेपर्स को देखूंगा, इसके ऊपर अभी फिलहाल ग्रेविटी ऑलरेडी एक्ट कर ही रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी एक्टिंग, तभी वो नीचे गिर रहा था। अब अगर मैंने इसके सामने एक कोम ले आया जो कि चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, अगर मैं इस चार्ज कोम को इसके सामने लेकर आया तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके इसके ऊपर चिपक गया। ग्रेविटी तो लगी रही थी ना, क्योंकि वो टेबल पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं कोम लेकर आता हूं और वो कोम को मैं ऐसा थोड़ा सा ऊपर पकड़ता हूं और फिर भी ये सारे पार्टिकल्स उड़कर हमारे कोम पे चिपक जाते हैं, इसका मतलब दे आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड स्टिकिंग टू दिस। इसका मतलब होना हो ग्रेविटी के फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स स्ट्रांग होगा, तभी तो ये एंटी ग्रेविटी ऊपर जाके चिपक पाया था। आई होप ये समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे जो k की वैल्यू हमने देखी वो थी 9 × 10⁻⁹। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगी 9 × 10⁹ से। वेराज अगर हम लोग ग्रेविटेशनल की बात करें तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर।
इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो भी मासेस है उस मास को हमें जी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 है, -11। यहाँ पे था हमारा 9 इंटू 10⁻+9। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अभी आप समझने के लिए इसको देख लीजिए, अगर मेरे पास यहाँ पे मास 1 है, यहाँ पे रेडियस 1, ये सॉरी दूसरा मास भी 1 है और रेडियस की भी वैल्यू 1 है, तो ये सब कुछ 1 इंटू 1 1/1 मतलब 1 ही होगा। इसका मतलब ये मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमारे चार्जेस को भी आप इसको भी 1 कूलम मान लीजिए, Q1 को, इसको भी 1 कूलम मान लीजिए और रेडियस को भी 1 मीटर मान लीजिए। उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 1। इसका मतलब जब सब सारी वैल्यूज 1 हो तो हमारा टोटल आंसर निकल के आएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन्स, ये फोर्स है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं, सारे वैल्यूज अगर 1 है तो लास्ट में 9 इंटू 10⁻+9 निकल के आएगा इंटू 1, और ये भी न्यूटन्स। इसका मतलब सारे वैल्यूज दोनों तरफ अगर 1 रहे तो इसकी वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन्स, whereas इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻+9 न्यूटन्स। अब -11 बड़ा या +9 बड़ा? ऑब्वियस सी बात है +9 बहुत बड़ा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आपको शायद ये अब टॉपिक समझ में आ गया होगा कि चार्जेस क्या होते हैं। अब ये चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन चार्जेस के बारे में बात खत्म नहीं हुई। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए, तो एक इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज अभी हमने पढ़ लिया था कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ग्रेट। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है जो कि -19 है, तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये अगर नीचे जाएगा ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 ये डिवाइडेड बाय 10⁻+19। इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इतने सारे जीरोस लगेंगे। उसके ऊपर अगर मैं ये पॉइंट भी हटा दूं तो यहाँ पे 20 जीरो लग जाएगा। इसका मतलब 0 पॉइंट फिर मेरे ऐसे 18 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फिर जाकर 16, ये इतनी वैल्यू आएगी ना। सो इसका मतलब दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज कंटेन्ड इन जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इतना सा। और ये लास्ट में इसकी SI यूनिट होती है कूलम। SI यूनिट फॉर चार्ज इज कूलम। प्लीज डू रिमेंबर, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COLOUMB। ये जो कूलम है इसी ने चार्जेस को फाइंड किए थे कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज होता है। ठीक है ना। सो आप समझ पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत ही छोटा चार्ज है, ठीक है ना, 0.00 समथिंग चार्ज है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि मुझे 1 कूलम ऑफ चार्ज चाहिए, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज तो इससे बहुत बड़ा है ना। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाने के लिए मेरे को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करते करते धीरे धीरे जुड़ते 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 शायद कभी 1 कूलम आ जाएगा। ये तो 0.00 समथिंग है। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे मुझे 1 कूलम ऑफ चार्ज लाने के लिए, ये अभी हमें कैलकुलेट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि द क्वेश्चन इज इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज हैविंग जस्ट 1.6 into 10⁻19 coulomb of charge, then how many electrons do I require to make 1 coulomb of charge? Now we have already seen the formula Q is equal to N into E. तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे 1 coulomb of charge चाहिए, मतलब Q टोटल चार्ज मुझे ये Q1C चाहिए, जबकि मुझे ये पूछना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मेरा इतना आएगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का तो मुझे पता है 1.6 into 10⁻19। So what I need to calculate is this N. How many electrons will give me this amount of charge? So यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं x। ये जो है ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। So this will go down and become division. So 1 upon 1.6 into 10⁻19 coulombs will give me my value of N. 1 upon 1.6 into 10⁻19। अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा +19। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और अगर मैं इस पॉइंट को भी ऊपर कर दूं तो यहाँ हो जाएगा ये 10। ठीक है ना। सो अगर यहाँ पे मेरे पास 10/16 है तो ये 0 पॉइंट में आएगा, मेरे को 0 नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। इफ आई डिवाइड दिस आई विल गेट माई आंसर इन 0 पॉइंट समथिंग। आई डू नॉट वांट 0। सो मेरे पास यहाँ पे इतने सारे 10 रखे हुए हैं,
एक 10 में यहाँ ले लेता हूँ, तो ये 19 से हो जाएगा अब 18, ठीक है। अब ये 100 हो गया और ये 16 है, तो 100 डिवाइड बाय 16 मेरा आंसर जो है पॉजिटिव आएगा। सो इफ यू डिवाइड दिस 100 एंड यहाँ पे हमारे पास है 16, सो विल गेट कितना आ जाएगा। वैसे तो इसको हम लोग पहले भी कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा हमारा 50, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, ऐसे छोटा करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 25 है और यहाँ पे हमारे पास है 4, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो है 25/4, तो 4 ये कितना से 6 से आ जाएगा 24, और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे लगा देंगे डॉट, यहाँ पे 10, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, और इधर बचेगा 2, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब मेरा अब आंसर आएगा 25 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 6.25 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेरे को जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज मिल जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आया कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन and we need to calculate n, then what we should do, q is equal to ne, and उसके बाद इसको हम लोग जो है इसमें अपने गिवन को सब्स्टिट्यूट कर करके will reach this answer. So 1 coulomb of charge gives 6.25 into 10⁻18 number of electrons, ठीक है। इतने 1 coulomb of charge के अंदर इतने number of electrons आएंगे, ठीक है। Now this I am giving you for homework, ठीक है। आप मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर मेरे को 5 कूलम ऑफ चार्ज चाहिए, आई रिक्वायर 5 कूलम ऑफ चार्ज, दिस इज इक्वल टू क्यू, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू आई रिक्वायर। अगर मुझे 1 कूलम के लिए इतने लग गए तो 5 कूलम के लिए मुझे कितने लगेंगे, इसको आप फॉर्मूला से सॉल्व करिएगा n इंटू ई से। इसका आंसर मैं आपको अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक है। सो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, एक बार बस समराइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही चीज में एक चीज कॉमन है कि इसमें चार्ज और उसमें भी चार्ज है। इसमें चार्जेस एक जगह पे स्टेशनरी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और करंट में यही चार्जेस फ्लो करने लग जाते हैं। क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं? नहीं, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वाले फ्लो करते हैं। सो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही है, बट बाहर वाले जब फ्लो करते हैं तो उसके वजह से ये निकल कर आते हैं चार्जेस। अगर ये चार्ज एक जगह पे स्टेशनरी रहे तो उससे बनने वाले इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर वो चार्जेस फ्लो करने लग जाए तो उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने इन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को पढ़ा, जिसमें चार्जेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस कैन रिपेल ईच अदर। उसके बाद चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, हम लोग उनको ऐड करते हैं। उसके बाद F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², ये था फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। कि हमारे पास अगर 2 चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास Q रखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास -Q रखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी R है, तो हमें बताना है। अब यहाँ पे वैल्यूज दिए होंगे, मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको 50 कूलम्स, ये दिया हुआ है 10 कूलम्स, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 2 मीटर्स। तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, पुट दिस K की वैल्यू ओवर हियर एंड यू विल गेट योर आंसर ऑफ फोर्स, ठीक है ना। इस तरीके से निकाल सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि चार्जेस जो है वो क्वांटिसाइज्ड होते हैं। इसका मतलब Q विल डिपेंड, टोटल Q विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एंड ईच इलेक्ट्रॉन गिव्स अस अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही चार्ज आपके प्रोटॉन्स में भी होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होता है। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो कौन करने वाला है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज से मतलब है, प्रोटॉन के नहीं। और अब हमने देखा था कि 1 कूलम बनाने के लिए हमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लिया। और ये है आज का होमवर्क, ठीक है। सो अगर आपको ये क्लास समझ में आई तो आप वीडियो को जो है लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक भी इसको जरूर फैलाइएगा, और ये होमवर्क तो बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, धन्यवाद।